फिर अरोड़ा साहब आप इस पे फोकस करिएगा कि जो वश था वो था कि टैरिफ लगा देना, आंख बंद करके सारे देशों पर लगा दिया टैरिफ, डिस्काउंटेड रेट सो कॉल्ड नाम दिया गया। तो उससे तो उबर गए हम लोग। अब 90 डेज़ का जो पीरियड है इसमें कौन कितना नेगोशिएशन करता है, नेगोशिएशन में भी हम लोग भारत जैसे देशों का जो उन्होंने एक चार्ट बनाया था कि भारत ऐसे देश है जहाँ नेगोशिएशन बातचीत आगे बढ़ रही है, तो वो तो 90 डेज से पहले वाला जो टैरिफ था, रेसिप्रोकल टैरिफ, उस स्थिति पे तो अब यूएस लाएगा नहीं हम लोगों को। तो इतने में खुश हो जाना चाहिए, अब बाजार को अपने चाल से चलना चाहिए, ना कि यूएस की चाल से। Yeah, hi, good evening and namaskar to everyone and to my fellow panelists. So, आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया लक्ष्मण जी। तो हमें टेक्निकल भाषा में जैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहते हैं, we've got the resistance and we've got the support, right? तो 10% इंडिया के लिए, 10% और 26%, या तो 10% इंडिया एंड प्लस सो मेनी अदर कंट्रीज, 10 तो लगना ही लगना है। उन्होंने क्लियर कर दिया, लेट्स गो बैक टू 10 एंड हायर साइड 26। अब बीच में इट इज ऑल अप टू इंडिविजुअल कंट्रीज। हमें लगता है कि कौन कितना अच्छी डील बना सकता है यूएस के साथ, एक्सक्लूडिंग चाइना, राइट? चाइना का कोई लिमिट नहीं है, वो आज 80 था, उन्होंने भी 125 कर दिया, कल को 150 कर देगा, उनकी तो लिमिट की कोई वो नहीं है, आप यू कांट एक्सपेक्ट दैट। तो ब्रॉडली आई थिंक एवरीवन नोज कि अब क्या विंडो है जिसके अंदर नेगोशिएशन होनी है, द फ्लोर एंड द मैक्स, द मिन एंड द मैक्स, एंड वो 90 दिन की विंडो है। एज मीर सर सेड राइटली, आई डोंट थिंक इसमें एक 90 दिन जैसा कुछ बहुत ज्यादा कुछ करना है, बिकॉज ऑल अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया बायलैटरली अपना डिस्कशंस कर ही रहे थे ऑफ चैनल at a lower level, and I think between 30 to 60 days सबकी अपनी अपनी डील बन जानी चाहिए, and excluding China. And to the other part of your question, sir, I think the large part of the earthquake or the भूकंप, if you're saying, वो हो चुका है। उसके माइल्ड ट्रेमर्स, जैसे सब्सिक्वेंटली भी ट्रेमर्स आते रहते हैं, माइल्ड ट्रेमर्स हल्के फुल्के 2-4% ऊपर नीचे वाले, आई थिंक वील हैव टू गेट यूज्ड टू द नेक्स्ट 30 to 60 days। उसके माइल्ड ट्रेमर्स आते रहेंगे, बट देन वी नो कि हमें कैसे तैयार रहना उसके लिए, while also preparing for the medium to long term story which appears rock solid as Aziz also had। बिल्कुल, हालांकि मुझे लगता है कि जब हम लोग मेन शॉक झेल चुके हैं तो आफ्टर शॉक को लेकर लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे नहीं। और फिरोज साहब तो ग्राउंड जीरो पे थे अर्थक्वेक के टाइम में, तो उनका अनुभव तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो जो है मुझे लगता है कि वही तैयार होंगे कोई आफ्टर शॉक आता भी होता। अभिषेक अग्रवाल साहब, तो आप लोग भी डरे हुए कि नहीं, अब यूएस का डर खत्म हो गया आप लोगों के अंदर से? लक्ष्मण जी, डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है ऑनेस्टली, अगर हम थोड़ा इसको डीपर अच्छा, वे ये में अच्छी बात है। समझें। बाकी पैनलिस्ट को बता दूं कि अभिषेक अग्रवाल साहब हमारे साथ कई शो में आए हैं, लेकिन कभी भी निगेटिव कभी साउंड नहीं किया, हमेशा जो है सो खुश रहते हैं और पॉजिटिवली देखते हैं। डरने वाली बात नहीं है इनका, बिल्कुल लाइन लेके चलते रहते हैं। हाँ, बताइए। तो उसको थोड़ा डिकोड करते हैं कि डरने वाली बात है क्यों नहीं। यहाँ पे लक्ष्मण जी, हो ये नहीं रहा है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टैरिफ वॉर, इट्स अ पावर गेम। चाइना जो है पिछले 15-20 साल से कंसिस्टेंटली ग्रो करते हुए जा रहा है, और अब उसकी जीडीपी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अमेरिका के बराबर हो चुका है एंड उसे टक्कर देने में खड़ा है। अमेरिका का डर ये है कि कहीं उनकी करेंसी फेल नहीं कर जाए, बिकॉज उनके सामने अब युआन एक नेक्स्ट चैलेंज होगा। उनकी खुद की जो ट्रेड डेफिसिट है वो $1 ट्रिलियन साल की है, और ये सारी प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब ये 2008 का जो ये बबल हुआ था उस समय, और अमेरिका ट्रबल में गई थी। वहां से उन्होंने रुपए छापने शुरू किए, डॉलर छापने शुरू किए। उस समय उनकी कैपिटा टू जीडीपी, कैपिटा टू डेट उस समय के आसपास 80% रहती थी, जो आज अगर ये नंबर हम देखें उस दिन से लेकर आज तक, तो एक तरफा कर्व है जहां पे इन्होंने भर भर के पैसे छापे हैं, और अब अप्रोक्सीमेटली 140 to 150% ऑफ द जीडीपी जो है उनके डेट हो चुका है। मतलब सुंदर शब्दों में, $20 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी है तो $30 ट्रिलियन का डेट है। अब $30 ट्रिलियन का डेट को हैंडल कैसे करोगे अगर आपका $1 ट्रिलियन का साल का ट्रेड डेफिसिट है? तो ये इनको समझ में आ चुका है कि ये इसलिए हो रहा है बिकॉज वो चाइना और बाकी ऐसी कंट्रीज को फ्रीवे दे रहे हैं, बिकॉज वहां पे ये टैरिफ का जो ये मिस अलाइनमेंट है कि जहां पे अमेरिका अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पा रहा है और बाकी कंट्रियां इजिली इंडिया यूएस मार्केट को टैप कर रही है, इस चीज को कैसे हम रिवर्स करें ताकि वापस यूएस फर्स्ट, डोमिनेंस फर्स्ट, डॉलर फर्स्ट, वो सारी चीजें हों। तो ये जो सारी एक्शंस हम देख रहे हैं,
ये इसके इर्द गिर्द जा रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो वो सिर्फ एक ट्रेड डेफिसिट का गेम नहीं है, वो $30 ट्रिलियन के सामने जो डॉलर में पैसे लगे हुए हैं उसको बचाने का ये सारा एफर्ट्स है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, इंडिया का एक्सपोजर इतना बड़ा है ही नहीं ग्लोबल लेवल पे जहां हम ऐसा कोई एक्सपोर्ट करते हैं जिसको लेके हमें वरी करना चाहिए। वरी हो क्या रहा है, जब इस तरह की उथल पुथल होती है तो मार्केट एक अनसर्टेनिटी स्पेस में जाता है। अब किसी को भी, इस पैनल में हम सब बैठे हैं, हमें से किसी को भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, किसी निवेशक को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। तो अनसर्टेनिटी के सिनेरियो में जब इस तरह की वॉलेटिलिटी आती है तो वो मार्केट का कॉन्फिडेंस को हैम्पर करता है, एंड वही अब हम देख रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस को हैम्पर कर। लेकिन एक बात मैं आगे बढ़ूं, जो चाइना की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं ना फिरोज़ अजीज़ साहब, ये मैं ठीक है कि आप चाइना पे ड्यूटी लगा दिए, चाइना आगे बढ़ा तो उसको हमने रोक दिया, चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कम करने की कोशिश है। लेकिन ऑल्टरनेट जो है वो ऑल्टरनेट कोई साफ सुथरा दिख नहीं रहा है। क्योंकि जहाँ तक मैंने इंटरनेशनल ट्रेड के पूरे सिनेरियो को देखा कि चाइना जितना सामान यूएस को भेजता है उतना सामान कोई देश भेज सके उतनी क्षमता ही किसी में नहीं है। हम कह रहे हैं चाइना +1 इंडिया भेज देगा, ऑल्टरनेट कर देगा, लेकिन उतनी कैपेसिटी कहाँ है? आप देखिए कि जो भी से चीज़ों को भेजता है चाइना उतना कहाँ से भेज पाएगा। अब एप्पल फ़ोन तो आप एयरक्राफ्ट में लाद लाद कर ले गए, लेकिन हर चीज़ चाइना इंडिया में उतनी कैपेसिटी हो लेके जाए तो इंडिया इसको एक्सप्लोर कर पाएगा, मोनेटाइज कर पाएगा, इसकी संभावना कितनी बैठती है और इंडिया को कितना खुश होना चाहिए? जैसे आपने सही फरमाया लक्ष्मण जी कि इतना आसान नहीं है यूएस के लिए भी कि चाइना के इंपोर्ट्स को रिप्लेस करना, ना कि दूसरे देशों को कि चाइना जितनी एफिशिएंटली प्रोड्यूस करके वहां तक पहुंचाना। अब रहा सवाल क्या है कि आपने देखना है कि कैसे उस पर ड्यूटी बढ़ाई जाए। अब ट्रम्प साहब बहुत स्मार्ट है मेरे हिसाब से, वो अपनी $2 ट्रिलियन की फिस्कल डेफिसिट से चिंतित है। आज अगर वो जो 10% टैरिफ पे भी ले आए और उस पे ही इनको ऑटोमेटिकली $600-700 बिलियन की एक एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है विदाउट हैम्परिंग डिमांड, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज, चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर सकती है अपनी कंपेटिटिव एज को लिए। सो मैं ये कह रहा हूं कि आज इंडिया कितना उसको कैपिटलाइज कर पाएगा आज की स्थिति में बताना नामुमकिन है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे और पत्ते खुलेंगे, बहुत सारी और रणनीतियां निकलेंगी और बहुत सारे टू एंड फ्रो होंगे। ऑफ कोर्स सो आई पर्सनली थिंक कैपिटलाइज जरूर करेंगे, थोड़ी कोलैटरल बेनिफिट जरूर होगी, बिकॉज वियतनाम को देख लें, दूसरे कंट्रीज जो है जैसे अपैरल्स जो एक्सपोर्ट करते हैं उनकी काफी सारी हमसे जो compete करते हैं ग्लोबल मार्केट में, उन पे भी टैरिफ्स काफी अच्छी खासी भरकम लगाने की उम्मीद थी। ऑफ कोर्स नाउ 90 डेज का डेफरल है। टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, मेरे हिसाब से इंडिया कैपिटलाइज कर पाएगा, बट इतना ज्यादा नहीं। जैसे आपने सही फरमाया कि इट्स नॉट वेरी इजी टू रिप्लेस चाइना। उनकी जो ट्रेड डेफिसिट है $320 बिलियन की है यूएस के साथ, वो बहुत बड़ी डेफिसिट है। हमारी $50 बिलियन की डेफिसिट है, बट हम ऑयल उनसे खरीद सकते हैं, काफी सारे चीजें हम अपनी नेगोशिएशन, हम एक बहुत ग्रेशियस कंट्री थे कि हम टेबल पे बहुत कंस्ट्रक्टिवली नेगोशिएशन के लिए आए थे। काफी सारी कंट्रीज ने वो इतना पहल नहीं की थी, हमने पहल की थी। दैट्स व्हाई वी आर इन अ गुड स्पॉट। इसमें एक सवाल और पूछूंगा फिर मैं मिहिर वोरा साहब के पास जाऊंगा कि इसकी संभावना आप कितनी देख रहे हैं कि ये जो टैरिफ वॉर जैसा इस सिचुएशन, या फिर कहेंगे टैरिफ ब्लॉक हो गया, अब ट्रेड ब्लॉक हो गया चाइना और यूएस के बीच में, ये दोनों चेयर टेबल पर फिर से बैठे और आपस में कहेंगे ठीक है जब हो गई बहुत लड़ाई, चलो हम लोग अपने हित का ख्याल रखें, दूसरे के हितों का ख्याल रखो और बताओ कैसे करना है। तो ये अगर सिचुएशन आ सकता है, इसकी संभावना कितनी है, और अगर ये आता है तो बाजार के लिए कितनी अच्छी खबर होगी? मेरे हिसाब से एक बहुत एमिकेबल सॉल्यूशन आना की संभावना ना के बराबर है। ऑफ कोर्स बहुत सारी टसल होगी, ना के बराबर है, ना के बराबर है। बहुत सारी टसल होगी, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम फॉल आउट, बट रहा सवाल इंडिया का। देखिए इंडिया की अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में भी जीडीपी का हमने घटौती देखी 6.7 से 6.5। ये बेसिकली अगर हमारी 2% जीडीपी यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें 10% का अगर डिमांड की कटौती भी हुई तो मेरी जीडीपी 0.2 से कम होती है, उसको हमने प्रावधान किया हुआ है। 0.1 0.2 हमारी जो मार्केट है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। देखिए वॉलेटिलिटी सब अंग्रेजी में बोल जाते हैं, मैं ये कहता हूं कि भाई लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर पूरा निकल गया, निफ्टी की हाईएस्ट लेवल थी 26,213 24 सितंबर को, सबसे लोवेस्ट लेवल थी 21,885 4 जून को। पूरी निफ्टी पूरा साल वॉलेटिलिटी करते रहे, क्या टाइट रेंज में ऑपरेट करिए, 4,200 पॉइंट ऑन 22,000
होता कितना है 15-16%, इतना तो नैस्डैक एक दिन में मूव किया था मंडे को। सो इंडिया, अगर आप वॉलेटिलिटी को एक्सेल शीट पे मैथमेटिकली कंप्यूट करेंगे तो 2020-22 मार्च से इंडिया की निफ्टी की वॉलेटिलिटी S&P 500 से कम है मैथमेटिकली। परसेप्शन तो सबके, मैं यूएस गया था दिसंबर 22 में, सब कहते हैं तुम्हारी सबसे वॉलेटाइल मार्केट। मैं उनसे बहस किया, तुम लोग 8 ट्रिलियन मैनेज करते हो, ये S&P 500 की आप वॉलेटिलिटी एक्सेल शीट पे कैलकुलेट कर लो और निफ्टी 50 की कर लो, आपकी 60% की जीडीपी मतलब मार्केट कैप है वर्ल्ड की, ये निफ्टी की 3% की है। 3% इज डिलीवरिंग लो वॉलेटिलिटी देन अ 60% मार्केट कैप इंडेक्स। सो वॉलेटिलिटी कम है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो रोज की उतार चढ़ाव को अगर हम वॉलेटिलिटी बोलने लगे तो यार ये एफडी तो है नहीं, हर दिन 0.8% की निफ्टी की मूवमेंट का तो प्रावधान करना पड़ेगा। अब 0.8 के बदले 3% मूव कर जाए, मानता हूं कि आदमी हड़बड़ा जाए, बट 0.8 की 0.9 मूव कर जाती है एक दिन में तो क्लाइंट बोलता है कि यार वॉलेटिलिटी है। सो वॉलेटिलिटी इज लोअर, और 3,80,000 करोड़ हम वापस कर चुके हैं एफआईआई को। वैल्यूएशन के बहाने पैसा बाहर जा चुका है, इसीलिए हमारी टेंट कम है। डेंट कम है, हालांकि ये भी